Good morning, class. How are you? Today we are going to learn about next process, that is respiration. We have discussed nutrition in organisms in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. See, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन कंपाउंड है. ऑक्सीजन की मदद से ये लोग completely convert this glucose into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. कुछ लोग ग्लूकोज, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की मदद नहीं लेते हैं. In all the cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into 3 carbon molecule called pyruvate. चाहे ऑक्सीजन की मदद से हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें या ऑक्सीजन की मदद ना लें और उसको ब्रेक डाउन करें, तो दोनों में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ग्लूकोज का पायरूवेट में कन्वर्ट होना. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. 6 कार्बन एटम्स होते हैं ग्लूकोज में, वो उसको पायरूवेट 3 कार्बन एटम वाला बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, with the help of oxygen or without the help of oxygen, that is irrelevant, but pyruvate बनेगा ग्लूकोज से, ये confirm है. And this process takes place in cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. दूसरा स्टेप क्या है कि पायरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना. This process takes place in yeast during fermentation. जब केक बनाने के लिए या इडली बनाने के या ढोकला बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं ना आथा, yeast, that is during fermentation. Since this process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती, इसलिए उसको बोला जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. द प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 molecules of carbon dioxide and the other product is water. Since this process takes place in the presence of air, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ पर एयर की प्रेजेंस ज़रूरी है. That is why it is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. तो ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज को पायरूवेट और पायरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This builds up lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक कमी होती है, तब वो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने लगता है, राइट. तो
मसल्स खिंच जाते हैं, हम लोगों को दर्द होने लगता है, हम बैठ जाते हैं, राइट। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू साइटोप्लाज्म के अंदर वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जब आपका पेज नंबर फिगर 6.8 इन योर टेक्स्ट बुक, प्लस एनर्जी, राइट। अभी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल इज ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी में हमारे मसल्स में दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. जो एनर्जी रिलीज हुई रेस्पिरेशन में वो इमीडिएटली ATP बनाने में काम आएगी। ATP which is used to fuel all other activities in the cell, और ATP जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो फिर दूसरे सेल की सारी एक्टिविटीज़ करने में काम आता है। इन दिस प्रोसेस ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can derive the endothermic reactions taking place in the cell. Now what is this ATP? ATP is the energy currency फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो ATP है, वो एनर्जी करेंसी है, राइट। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो ADP प्लस फॉस्फेट, in presence of energy it will give ADP plus phosphate, that is equals to ATP. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, ये सारा ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, so aerobic organisms needs to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. तो aerobic respiration के अंदर ऑक्सीजन अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। We have seen that the plant exchange gases through stomata. प्लांट के लीफ के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं। वो प्लांट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। And large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with the air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into the cells or away from them and out into the air. बाहर की हवा में से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, अंदर सेल में से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे प्लांट की ज़रूरत होगी तो वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ देगा, जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट। जैसे एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, जब रात में सनलाइट नहीं होती है। अब सनलाइट के एब्सेंस में लीफ प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है उनसे। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते थे ग्लूकोज में, राइट। लेकिन अब सनलाइट तो है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो क्या करेगा, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा रात के टाइम में। कार्बन डाइऑक्साइड
एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन रात के टाइम में। ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन में तो सूरज की रोशनी जब उसको मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो दिन के समय में प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा, ऑक्सीजन ही बाहर आएगा। इंस्टेड ऑक्सीजन इज़ द मेजर रिलीज एट दिस टाइम। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सांस तो लेते हैं लेकिन उनकी नाक नहीं होती है, और नाक होती है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं वो, राइट। एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और उनकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुआ है उसको वो बाहर कैसे निकालेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं वो तो डायरेक्टली हवा ले लेते हैं, राइट। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रह रहे हैं, मछली ने, सांप ने, वो क्या करेंगे, नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, H2O, और ऑक्सीजन जो उसके अंदर डिज़ोल्व होता है वो ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली तो वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते, राइट। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। अब बाहर की हवा में ऑक्सीजन और पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन, पानी में बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगा डिज़ोल्व हुआ, बाहर ज़्यादा मिलेगा। देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन aquatic organisms is much faster than that seen in the terrestrial organisms. Fish take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. अभी मछलियाँ सांस कैसे लेती है कि वाटर को वो अपने माउथ में ले लेती हैं और मुंह में से उसको पानी को गिल्स में पास करती हैं, जहाँ पर गिल्स जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन ले लेंगे, ओके, ब्लड में से डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ टेकन अप बाय द ब्लड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. In human beings, figure 6.9, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which helps in the process. From here, the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. This ensures that the air passage does not collapse. Right? So, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स में बाहर का ऑक्सीजन लेना है
तो जो ऑर्गन ऑक्सीजन लेगी, एक तो वो एकदम डेलिकेट और सॉफ्ट होगी, राइट। अब उसको कोई नुकसान या तकलीफ़ ना पहुँचे, इसके लिए उसको कवर अप किया गया है, राइट। जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स, और एक्सचेंज अंदर का जो स्किन टाइप का एरिया है उसके ऊपर हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लाइन अप करते हैं अंदर हवा जाने में, नाक में से, थ्रोट में से, फिर लंग्स में पहुंचती है हमारी हवा। और यहाँ पर म्यूकस होता है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देता है और अदर किसी चीज़ को अंदर जाने नहीं देता। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर फिल्टर जो होता है हमको साफ़ करना पड़ता है ना। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in the balloon-like structure which are called alveoli. फुग्गे जैसे स्ट्रक्चर में, है ना, जिसको हम बोलते हैं alveoli। और यहाँ से जो ट्यूब्स जाती हैं वो स्मॉलर, छोटे में से छोटी ट्यूब्स बनती जाती हैं। This alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। और ये जो balloon like structure होते हैं alveoli, वहाँ पर exchange होता है, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने में काम आएगा। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels। अभी alveoli की जो walls होती हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे हुए होते हैं। As we have seen earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result। आपको पता होगा जब आप दौड़ के आते हो ना, एकदम थोड़ी एक्सरसाइज जैसा कर लो दौड़ने वाली, और फिर सांस जो है तुम्हारी, जब आप सांस लोगे तो आपकी चेस्ट जो है वो फूलती है, right। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। हवा अंदर चली जाती है और expand हो जाती है alveoli। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into alveoli। अभी blood क्या करेगा, पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा, राइट, एंड रिलीज इनटू द एल्वियोली। एल्वियोली में से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलियर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलियर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, व्हेन एयर इज टेकन इन and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। अभी देखो क्या होता है हमारे जिसकी बॉडी ज़्यादा मल्टी सेल्यूलर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो दूसरे सिर्फ एल्वियोली नहीं, दूसरे पिगमेंट्स ऐसे ज़रूरी हो जाते हैं जो ऑक्सीजन को रख ले अपने पास, राइट। जैसे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन HB
है ना, जिसकी वजह से कलर रेड ब्लड सेल्स में होता है हमारा, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करके रख लेता है। अभी क्या होगा कि जब हम सांस लेते हैं पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है, पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह बाहर फेंका जाता है। उस दोनों के बीच के टाइम में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर अवेलेबल हो ताकि नया जब आए तब वो ले लिया जाए, उसकी जगह दूसरा स्टोरेज में रह जाए, राइट। दिस इज़ हाउ द एक्सचेंज ऑफ respiration takes place in our body and in other organisms. Tomorrow we will continue with transportation, right? Till then, take care and good day.